हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। आई एम आदित्य प्रताप सिंह। फ्रेंड, आज हम लोग 3 मार्च का पूरा द हिंदू का जो न्यूज़पेपर होता है उसको एनालिसिस करेंगे। उसका एडिटोरियल सेक्शन भी देखेंगे और उसका न्यूज़ पोर्शन भी देखेंगे कि न्यूज़ पोर्शन में क्या आया है और एडिटोरियल पोर्शन में क्या आया है, जैसा हम रेगुलर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडिटोरियल सेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूज़ सेक्शन, जिसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह आती हैं न्यूज़पेपर में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। फ्रेंड, इसमें बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, आपके सक्सेस, लोग केवल आपका सक्सेस देखेंगे जब आप अपने सक्सेस, अपने मंजिल को, अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे आप, तो लोग सिर्फ उसे देखेंगे, ना कि आप कितनी परेशानियों से होके गुजरे हैं इससे। ये सिर्फ आपको पता होगा उस टाइम पे, और कोई आपसे नहीं पूछेगा। सभी यही खुशी मनाएंगे कि आखिर आपको सक्सेस मिल गई। बहुत सारे लोगों को दुख भी हो सकता है आपके सक्सेस से, लेकिन आपसे कोई, आपकी इन तकलीफ़ों को कोई नहीं देखेगा, और आप खुद भी नहीं देखोगे कि मैं कितनी सारी दिक्कतें झेल के यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप अपने टारगेट को देखोगे कि आखिरकार जो मैंने सोचा था उसे मैंने पा लिया। तो उसे पाने के लिए आपको बहुत सारे जो है फेजेस से होके गुजरना पड़ेगा, चाहे वो जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उनसे आपको होके गुजरना पड़ेगा। तो चलिए आज का जो एडिटोरियल आता है इसका ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसी से रिलेटेड 1 या 2 आर्टिकल रेगुलर आते हैं। ठीक, तो ये आर्टिकल और ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। इस वाले आर्टिकल में फ्रेंड जो ग्रोथ पे इफेक्ट हुआ है इस वार का, उसे बताया गया है, और इस वाले आर्टिकल में इस वार के बारे में बताया गया है। तो हम ये दोनों आर्टिकल न्यूज़ पोर्शन के साथ ही एक ओवरव्यू ले लेंगे कि चल क्या क्या रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें हमने सभी चीज़ें डिस्कस करके रखी हुई हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपसे पिछले एडिटोरियल में या पिछले जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, और पिछले और भी वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस कर रखा है कि जो इंडिया था उसने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अपने आप को वोटिंग करने से अब्सटेन कर लिया था। लेकिन हमने बोला था जनरल असेंबली में इंडिया क्या करेगा, अब इस पे हम लोग की निगाहें होंगी। तो जनरल असेंबली में भी इंडिया ने अपने आप को वोटिंग करने से अब्सटेन कर लिया है, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे वाले न्यूज़ में इसमें फ्रेंड बोला गया है कि जो गवर्नर है, अब इसके फंक्शन को और भी ज़्यादा क्लेरिफाई करने की बात की गई है। कि जैसा कि आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग रेगुलर अपडेट रहते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि इस समय जो गवर्नर है, मीन्स जैसे जो गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर जो होता है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहती है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट रहती है? क्योंकि जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, अगर किसी स्टेट में उसकी पार्टी नहीं होती है, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे गवर्नर के बारे में देख लेंगे और हल्का फुल्का चीफ मिनिस्टर के बारे में ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड इस वाले आर्टिकल में लीबिया के बारे में बात की गई है, तो ये मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। और ये वाले आर्टिकल में फ्रेंड जो फूड शेयर है, कोविड के समय पे कैसे काम कर रहा था, इसे हम लोग देखेंगे। कोविड के समय पे स्थिति क्या थी खाने को लेकर, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कास्ट वगैरह को डिवाइड करके रखा गया है, तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू जरूर दूंगा कि आखिर सिचुएशन क्या थी। ठीक है, इस वाले आर्टिकल में फ्रेंड लीबिया के बारे में ये बता रहा है। तो लीबिया अफ्रीका में है फ्रेंड कंट्री। तो लीबिया में क्या हुआ है कि यहाँ पे अब 2 प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जब पॉलिटिकल पार्टी का डिवीज़न हुआ तो यहाँ पे 2 प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अब बात की जा रही है कि ये कंट्री आगे कैसे चलेगी 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग के लिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आएगी कि लीबिया है कहाँ पे, इसका मैप देख लेते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ये लीबिया है, त्रिपोली इसकी कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड, इसके बगल में जो कंट्रीज़ हैं उनको आप देख सकते हो, और ये मेडिटेरेनियन सी को आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, ठीक है, और इजिप्ट है। ये सारी इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो आप इनके बारे में ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और ये अफ्रीका में है फ्रेंड। ठीक है, ये अफ्रीका में है कंट्री, तो आप इतना दिमाग में रखिएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे और देखते हैं उसमें क्या क्या डिस्कस करना है हम लोग को। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे
सॉरी फ्रेंड, थोड़ा टंग स्लिप हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर के बारे में। तो आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि गवर्नर है क्या और कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है गवर्नर के बारे में। हालांकि आपको मैंने मीन्स प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो आएगी सौरभ सर के द्वारा गवर्नर पे, हालांकि अभी वो है नहीं, तो इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पाई है। 4 को या 5 को आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इस आर्टिकल के बारे में। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि अभी हमने बहुत सारे जो केसेस थे उसको डिस्कस किया था पिछले कुछ दिनों में। उसमें से एक केस था वेस्ट बंगाल का, जिसमें से जो गवर्नर थे और जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ की और जो गवर्नर हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। यही नहीं, जहाँ जहाँ पे भी जिन स्टेट्स में भी दूसरी पार्टी है बीजेपी के, जैसे इस वक्त जो हमारे सेंटर पे है वो बीजेपी रूल कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ और भी अलग अलग स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे दूसरी दूसरी पार्टी जहाँ जहाँ पे रूल कर रही है, वहाँ वहाँ पे हमें गवर्नर और यूनियन के बीच में, या गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी हम लोग ने देखा था कि चीफ मिनिस्टर जो है वेस्ट बंगाल की और गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल के, इनके बीच में हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बच्चों की तरह भी था कुछ, कि इनका ट्वीट इन्होंने ट्विटर से ब्लॉक कर दिया, फिर इन्होंने कहा कि हमको ऐड कर लो, फिर ऐड कर लिया। तो इस तरीके से पूरा ओवरव्यू था, तो हमने देखा था इसको। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि गवर्नर के और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जा रही हैं इस समय, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का रोल दिया गया है, या तो ये क्लियर नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो ये दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, या कोई इनहेरिट रीज़न होता है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है कि इसके रोल को और क्लियर कर दिया जाए। तो गवर्नर के बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है फ्रेंड, हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले तो एक फेडरल होता है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें दो सरकारें हों। ठीक है, राज्य पे अलग सरकार हो, केंद्र पे अलग सरकार हो। ठीक, तो इस तरीके से, लेकिन हम लोगों का क्या था कि हम लोगों का क्या है कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें केवल सेंटर के पास पावर होता है, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं होता। ठीक है, एक फेडरल होता है जिसमें दोनों को कुछ ना कुछ पावर्स दी जाती हैं। ठीक है, और एक तो हमारे यहाँ का क्या सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम है फेडरल तो है, लेकिन विथ यूनिटरी बायस, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए केसी बियर साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला था? क्वासी फेडरल बोला था। मीन्स अर्ध फेडरल है, अर्ध जो हम लोग बोलते हैं उसको आधा, मीन्स आधा फेडरल है, और यूनिटरी का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जैसे यूनियन पे अलग है, स्टेट पे जो गवर्नमेंट है वो अलग है। अब यूनियन पे जो हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे ये आते हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आते हैं, यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट, अगर आप देखोगे ओवरऑल तो प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पे गवर्नर होते हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो देख लेते हैं गवर्नर के बारे में। चलिए, तो गवर्नर क्या है फ्रेंड? एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और ये इसी के प्लेजर पे, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही अपनी ऑफिस जो है वो होल्ड करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो बोला जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा प्रेसिडेंट के ही दिशा निर्देश पे ये काम करेगा। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जब, तो ये खुद से भी इसके जो कुछ फंक्शंस हैं उनको ये इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है। ये 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और ये अपना रेजिग्नेशन जो है उसको प्रेसिडेंट को देता है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे तुरंत उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है, इसीलिए अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देता है, और 5 सालों के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसको फ्रेंड क्या होता है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मदद में और उनके एडवाइस पे, इन दोनों चीज़ों के तहत काम करता है। ये मतलब उनके मदद में काम करता है और उनके एडवाइस पे काम करता है। ठीक, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके, इसीलिए हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कहीं कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दी गई हैं, जहाँ पे ये खुद की मनमानी कर सकता है। तो जैसे कि ये जो गवर्नर है, ये क्वेश्चन फ्रेंड यूपीएससी में पूछा जा चुका है। गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर जो है ये एक ऐसे रूल्स बनाएगा, ठीक है, जिससे जो हमारे इनका काम होगा, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो काम होगा वो आसानी से हो पाए। ठीक,
ये गवर्नर स्टेट लेवल पे करता है और सेम काम प्रेसिडेंट द्वारा यूनियन लेवल पे किया जाता है। ठीक है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल है, ये कमेंट सेक्शन में हम मुझको बताइए कौन सा ये आर्टिकल है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं गवर्नर बनने की? तो ये एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, और 35 सालों का, लगभग 35 सालों का कम से कम मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए, कि 35 साल वो कंप्लीट कर चुका हो। ये दोनों तो फ्रेंड मतलब क्वालिफिकेशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। दो कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं, जो प्रथा बोल सकते हो आप, उसको फॉलो करते हैं कि ये जो गवर्नर के पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा, वो लोकल पॉलिटिक्स से रिलेट ना करता हो, मीन्स वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। और जब इसको अपॉइंट किया जाए प्रेसिडेंट द्वारा तो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाए कि हाँ, इस पर्सन को गवर्नर बना दें या ना बना दें। अब इसके पास जब कोई बिल, जैसे आपको पता है पहले कोई बिल पास होता है, फिर अगर एक हाउस में पास होता है फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए जाता है, एसेंट के लिए। अगर एसेंट दे देते हैं तो एक्ट बन जाता है, एसेंट नहीं देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं किसी बिल को लेकर, ये आप लोग जब प्रेसिडेंट पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा। मैं यहाँ पे गवर्नर के बारे में आपको बता देता हूँ कि जब कोई बिल गवर्नर के पास पहुँचता है, जैसे कोई बिल जब प्रेसिडेंट के पास पहुँचता है, उसी तरीके से कोई बिल जब गवर्नर के पास पहुँचता है तो इसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो पहला पावर तो होता है कि ये अपना एसेंट दे दे, अपनी मंजूरी दे दे और वो बिल एक्ट बन जाए। ठीक, दूसरा पावर इसके पास होता है कि ये अपना एसेंट रोक के रखे, उस पर कोई मीन्स एक्शन ही ना ले, उसको पॉकेट बीटो आप बोलते हो, कि उसको ऐसा ही पड़ा रहने दे, अपना एसेंट जो है वो विथहोल्ड कर ले। ठीक है, तीसरी पावर क्या होती है गवर्नर के पास, कि इसको वापस भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए, कि ये पॉइंट आप देख लो एक बार फिर से, ये क्या सही हैं, इम्प्लीमेंट करने के लायक हैं। लेकिन अगर ये रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है और असेंबली अगर उसे नहीं मानती है और वापस इसके पास भेजती है एसेंट के लिए, फिर इसको साइन करना ही करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, चौथा क्या बोलता है फ्रेंड, चौथा बोलता है किसी भी बिल को ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, कि प्रेसिडेंट से हम पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे या फिर कंसिडरेशन के लिए, मीन्स इसको प्रेसिडेंट साहब देखेंगे फिर हम इस पर एसेंट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इसके पास इतनी सारी पावर्स होती हैं। अब फ्रेंड क्या होता है, जैसे जो फैमिली होती है, फैमिली के कुछ हेड होते हैं। ठीक है, अब उन हेड में और जो उसको मीन्स उसके जो मेंबर्स हैं उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो फैमिली अच्छे से नहीं चल पाती है। सेम तरीके से आप समझ सकते हो, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज हमको दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमको दी गई हैं, जैसे गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, अगर ये लोग सही से आपस में कोलैबोरेटिव तरीके से काम नहीं करते हैं, कोऑपरेटिव तरीके से काम नहीं करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो इसकी हम लोग मीन्स निंदा कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक तो फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस जब दिए गए हैं, जैसे जो 7th शेड्यूल है फ्रेंड, इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और फेडरलिज्म के बारे में तो हम लोग डिस्कस ही किए हैं। तो इसमें हमने बताया था आपको कि 3 लिस्ट दी गई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं फ्रेंड, इनमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। यूनियन लिस्ट पे जो सब्जेक्ट आते हैं इस पे यूनियन लॉ बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं इन पे जो है दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर यूनियन पहले लॉ बना देगा तो फिर इसी के लॉ को प्रीफर किया जाएगा, इसी के लॉ को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब लोगों का अलग अलग काम डिवाइडेड है तो फिर हम लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, हम लोगों को इसे फॉलो करना चाहिए और अच्छे मैनर में चलना चाहिए। ये एक तो फ्रेंड क्या होता है कि ये जो मीन्स पॉलिटिक्स होती है इसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे आपका यूनियन में दूसरी गवर्नमेंट है, इस समय मान लीजिए बीजेपी है। ठीक है, अब स्टेट्स में, कई स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट हो जाती है वहाँ पे यूनियन क्या करता है कि यूनियन अपने थ्रू गवर्नर को बिठा देता है और गवर्नर इसको फॉलो करने लगते हैं यूनियन को, इस तरीके से मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, और जो कुछ भी सेंटर से आता है वो गवर्नर के थ्रू करा लेता है, क्योंकि गवर्नर के पास आपको पता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो लोकायुक्त का एक्ट आया था, अगर आपने नहीं देखा है
तो आप जाके देख सकते हो, रिसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में लोकपाल एंड लोकायुक्त थंबनेल है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था। अभी जो हमारे यहाँ जैसे प्रेसिडेंट ने 3 ऑर्डिनेंस लाए थे, प्रेसिडेंट साहब, जो 3 फॉर्म लॉज थे उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था। तो इस तरीके से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, तो उसके थ्रू ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक तरीके से मिसयूज़ भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये फ्रेंड क्या है, इसमें जो अभी अहमदाबाद में जो 2008 में अटैक हुए थे, उसमें जो दोषी करार दिया गया था जिनको, उनको अभी उसमें से कई लोगों को सज़ा सुनाई गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 49 आरोपियों को मतलब अभी यहाँ पे सज़ा सुनाई गई है, ठीक है, 49 आरोपियों को, जबकि 29 को बरी कर दिया गया है, जिसमें से 22 लोगों को जेल से नहीं भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा जाएगा? क्योंकि इनके खिलाफ अलग अलग स्टेट्स में केसेस चल रहे हैं, ठीक है, और 5 को छोड़ दिया गया है, मीन्स बेल दे दी गई है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखना। तो टोटल आप कितने हो गए? 49 हो गए, 29 को तो बरी कर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल फ्रेंड 78 के आसपास हो गए। तो 78 में से अभी 49 को जो सज़ा सुना दी गई है उसके बारे में आर्टिकल है। तो आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है फ्रेंड, आपका दिमाग इसको सुन के खुलेगा कि आखिर जैसे अगर किसी को जैसे रेप किसी का हो गया, ठीक है, अगर किसी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और उसने कुछ क्राइम किया हो या ना किया हो, इसको बिना कुछ मतलब बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनली देखे, बिना कुछ लीगली देखे अगर हम लोग ये सुन लेते हैं कि हाँ उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई, तो फिर पब्लिक क्या करती है? पब्लिक बहुत खुशी मनाने लगती है और इसी के आधार पर कई बार जजेस जो होते हैं ये फैसला सुना देते हैं, ठीक है, कि पब्लिक का इसमें जो सेंटीमेंट है वो इन्वॉल्व है, इसलिए हम पब्लिक के सेंटीमेंट पे फैसला सुना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो अभी 49 लोगों को जो सज़ा सुनाई गई, इसमें क्या क्या लूप होल्स थे, इसके बारे में यहाँ पे राइटर ने बताया है। तो राइटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। जैसे आपने देखा होगा, एक तो एनकाउंटर होता है फ्रेंड, ठीक है। एनकाउंटर अगर किसी का हो जाता है, भले ही वो हीनस क्राइम किया हो, ठीक है, लेकिन उसको भी लीगल तरीके से गलत प्रूव करके अगर आप एनकाउंटर करोगे तो ज़्यादा खुशी होगी। अदरवाइज़ जैसे हमने एक बहुत दिन पहले ही एक केस देखा होगा आपने कि मतलब पुलिस ने किसी कन्विक्ट को पकड़ा। अब अगर अगर जब तक वो प्रूफ नहीं होता है कि हाँ इसी ने ये क्राइम किया है, उससे पहले ही एनकाउंटर हो गया, तो हो सकता है पुलिस कोई पर्सनल ग्रज निकाल रही हो उस आदमी के ऊपर, ठीक है, कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन उसने वो हीनस क्राइम नहीं किया जिसके लिए एनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इसको उठाया और इसी का एनकाउंटर कर दिया और पब्लिक को बता दिया कि हाँ इस हीनस क्राइम के पीछे यही था। बल्कि उस हीनस क्राइम के पीछे हो सकता है कोई बहुत बड़ा आदमी हो जिसने पुलिस को पैसा दे रखा हो। तो इस तरीके से जब तक कोई लीगली प्रूफ नहीं होता है कि हाँ ये आदमी कन्विक्ट पाया गया, इसी आदमी ने ये गुनाह किया है, तब तक हम लोगों को अपने सेंटीमेंट को उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। हालांकि हम लोगों को खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ ऐसे आदमी को ऐसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन एक प्रूफ के साथ। पहले हम लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये कोर्ट ने इन बेसिस पे ये मतलब डिसीजन लिया है, और इसके थ्रू क्या पता चलता है, इसके थ्रू पे ये पता चलता है कि हाँ इन्हीं लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, तो फिर उनके साथ चाहे जो किया जाए खुशी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है कि जो 2008 का अहमदाबाद ब्लास्ट था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जो सज़ा सुनाई गई, तो आप देख सकते हो फ्रेंड 13 साल से ये केस चल रहा था, लेकिन केवल जो मतलब 1 सेकेंड, 13 साल से ये फ्रेंड जो केस चल रहा था, लेकिन केवल 16 मिनट में फैसला सुना दिया गया, ठीक है। और अभी आप आगे आप और देखोगे कि क्या क्या लूप होल्स इस केस में हुए, तो आप ये देख सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे। फिर हमने वहाँ पे भी न्यूज़, जिस दिन हमने इसको डिस्कस किया था, वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि जो उस ब्लास्ट में जिनके घर वाले मतलब शहीद हुए थे आप बोल सकते हो, या जिनकी जान चली गई थी, वो उन लोगों के फैमिली वाले कितने ज़्यादा खुश थे, कितने ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग इन्वॉल्व थे, इन्हीं लोगों को सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर था क्या ये। यहाँ पे फ्रेंड बताया गया था कि एक स्पेशल कोर्ट ने 38 को एक्यूज्ड मतलब डेथ का सेंटेंस सुना दिया, ठीक है, जिसमें से 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है। मीन्स 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और 38 लोगों को फ्रेंड डेथ की सेंटेंस सुनाई गई है। मीन्स हैंग कर दिया जाए, ये सज़ा सुनाई गई है, ठीक है। अब
इसमें से जो 2008 का जो अटैक था उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई थी और उसी के थ्रू जो लोग पकड़े गए थे उनको 78 में से 49 लोगों को सज़ा सुनाई गई। अब 49 में से आप देख सकते हो डिवीज़न 38 लोग मीन्स जो 38 लोग थे उनको डेथ की सज़ा सुनाई गई और जो 11 लोग थे इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे फ्रेंड कि उस वक्त जब ये 2008 में ब्लास्ट हुए तो अलग अलग जगहों पे बम रखे गए। ठीक है, आप देख सकते हो 70 मिनट में 22 बम्स रखे गए। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अहमदाबाद सिटी में। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो एलजीओ हॉस्पिटल चलाया जा रहा था, यहाँ पे बसेस में, पार्क में, बाइसिकल में, कार्स में, अलग अलग जगहों पे 70 मिनट में 22 बम्स रखे गए। ठीक है, और इसमें से जब ये ब्लास्ट हुए इसमें 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोगों से ज़्यादा लोग जो हुए वो इंजर्ड हुए। ठीक है, और इससे पहले फ्रेंड उस समय जो था बहुत सारे जगहों पे ऐसा ब्लास्ट हुआ था। जैसे यहाँ पे जब ये 2008 में ब्लास्ट हुआ, इससे पहले कालोल और नरोदा में, ठीक है, और अहमदाबाद थर्ड सिटी थी, इससे पहले 2 जगहों पे ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुके थे। जैसे जयपुर और बेंगलुरु में ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुके थे इससे पहले, अहमदाबाद से पहले। ठीक है, और इसके बाद ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को भी मीन्स धमकी वगैरह आने लगी कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो आप बोल सकते हो जो मुजाहिदीन था इसके पीछे ये ग्रुप माना जाता था। ठीक है, तो ऐसे में ये जो आपको बैकग्राउंड पता चल गया कि ये सज़ा सुनाई कहाँ से गई और ये निकल के कहाँ से आई। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, यहाँ पे आप ये देखो कि जो सज़ा सुनाई गई 13 सालों बाद, इसमें केवल पुलिस ने 19 दिन लिए थे केस का चार्जशीट मतलब चार्जशीट जमा करने में। कोर्ट के सामने केवल 19 दिन लगे थे पुलिस को, जबकि कोर्ट को लग गए 13 साल इसको सज़ा सुनाने में। और जब सज़ा सुनाई भी गई तो लास्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये डिसीज़न लिया गया, इस कोर्ट ने डिसीज़न लिया। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या लूप होल्स इस केसेस में रहे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग ने फ्रेंड कल भी एक डिस्कस किया था प्रिजन के बारे में, प्रिजन स्टैटिक डाटा के बारे में, जो कि एनसीआरबी प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था हम लोग ने। याद आप यहाँ को मैं आपको एक बार फिर से बताऊँगा कि क्या दिक्कतें होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो जेल है वो ज़्यादातर ओवर क्राउडेड है। ठीक, जैसा कि कोविड के टाइम पे ये प्रॉब्लम भी थी। ठीक, तो ये ओवर क्राउडेड क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर केसेस अंडर ट्रायल में हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 13 साल बाद इसी केस का डिसीजन सुनाया गया, इससे पहले, और जबकि पुलिस ने 19 दिन ही लिए थे, तो कोर्ट ने इतना टाइम क्यों ले लिया ये भी। तो फ्रेंड हमारे यहाँ क्या सिस्टम है पहले आप ये देख लो। ठीक, अब आप यहाँ पे देखोगे पहले एफआईआर लॉन्च होती है अगर कोई क्राइम करता है, तो उसके बाद ये देखा जाता है, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि मैंने कल आपसे जब आर्टिकल 22 के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी आपको बताया था कि अगर आपको डिटेन किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, उसमें ट्रैवल टाइम को हटा दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप गिल्टी पाए जाते हो, ठीक, तो आपके ऊपर केस चलेगा। अगर नहीं पाए जाते हो तो फिर अगर नहीं पाए जाते हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर खुद ही मान लेता है जो गुनहगार, अगर खुद मान लेता है हाँ मैंने गलती की है, तो उसको सज़ा सुना दी जाएगी। अगर वो नहीं मानता है तो फिर उस पर केस चलेगा। तो केस में क्या होगा, पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस देखा जाएगा, फिर एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन किया जाएगा कि हाँ सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो तुम भाई साहब। फिर डिफेंस जो एविडेंस होगा उसका देखा जाएगा, फिर जजमेंट सुनाया जाएगा। तो जजमेंट 2 तरीके का आएगा, या जो कन्विक्ट पाया गया है उसे या तो सज़ा सुनाई जाए या फिर एक्विटल दे दिया जाए। ठीक, अगर गुनहगार नहीं पाया गया तो उसको लीगल तरीके से छुट्टी दे दी जाए कि अब तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, किसी के खिलाफ केस दर्ज करते हैं, अगर वो कन्विक्ट पाया जाता है तो मीन्स केस की सुनवाई चलती है, प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो जब प्रोसीडिंग्स में जब फैसला आ जाता है फ्रेंड, तो उसके बाद एक प्रोसेस होना चाहिए मिटिगेशन प्रोसेस, जिसके बारे में कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में भी था कि क्रिमिनल केसेस में भी हमको ये देखना चाहिए। ठीक है, तो मिटिगेशन क्या होता है अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसको सेंटेंस सुनानी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा फ्रेंड, आर्टिकल 375।
ये आप मूवी देखोगे तो आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। जो ये डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, किसी को जो डेथ की सज़ा सुना दी जाती है, वो अगर हम किसी को जीवन भर जेल में रख के उसको सुधार सकते हैं, फिर उसको मारने की क्या ज़रूरत है। हालांकि अगर बहुत ही ज़्यादा हीनस क्राइम है, ठीक है, जैसे अगर कोई रेप में कन्विक्ट पाया गया, ठीक है, उसने गलती की है, तो फिर हमें उसके बारे में तो नहीं सोचना चाहिए, उसको तो तुरंत लटका देना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो इसके बारे में हमें एक लीगल प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, लीगल प्रोसेस से देखना चाहिए कि हाँ वो सही बंदा है, या सच में इसके खिलाफ ये केसेस लगे हैं, या सच में इसने ये किया है या नहीं किया है, फिर हमको उसे सज़ा सुनानी चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिनों से ट्रेंड क्या चल रहा है फ्रेंड, ऐसा राइटर बोल रहे हैं, कुछ दिनों से ट्रेंड चल रहा है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जगह पे जो डेथ का सेंटेंस सुनाया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये एक रिपोर्ट यहाँ पे ये राइटर ने दिया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, ठीक है, जिसमें जो टोटल 488 प्रिजनर्स हैं, ठीक है, 2021 की बात की जा रही है, जिसमें जो 488 मतलब जो जेल में बंद थे, जिनको डेथ की सज़ा सुनाई गई, ठीक है, जितने जेल में इस समय हैं उसमें से जो 2021 में जो 488 लोग थे, उनको डेथ की सज़ा सुनाई गई, मीन्स फांसी की सज़ा सुना दी गई। ठीक, अब इसमें से जो ये नया जजमेंट आया जो 21% था टोटल, ठीक है, 20 पर अगर 2020 से देखा जाए तो 21% ये ज़्यादा था। ठीक है, अब ये जो नया जिसमें से हम लोग ने देखा 38 लोगों को सुनाई गई सज़ा फिर से, तो ये 10% का और इंक्रीज़ दे देता है इस रिपोर्ट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये ट्रेंड में है कि हाँ, कोई अगर आया तो हम लोग ने उसको डेथ की सज़ा सुना दी। ठीक है, डेथ की सज़ा सुना दी, कोई बात नहीं, अगर वो गलत है तो उसको ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं राइटर बोल रहे हैं कि जब ये केस गया था, बच्चन सिंह केस था, एक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, जिसमें 1980 का, जिसमें बात की गई थी, क्या बात की गई थी कि अगर कोई कन्विक्ट पाया जाता है, ठीक, अगर वो हीनस क्राइम नहीं है, अगर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, मीन्स आप एक टर्म देखोगे यहाँ पे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, ठीक है, तो फिर कोर्ट उसको जो है डेथ सेंटेंस नहीं सुनाएगा। ठीक, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना सकता है। और सबसे बड़ी बात जो बोली गई कि यहाँ पे जो लोग, जैसे किसी ने क्राइम किया तो जो हम उसको सज़ा देते हैं, उस सज़े का प्रोपोर्शन हम लोग को देखना चाहिए कि वो जो उसने क्राइम किया है उस क्राइम के लिए कितनी ज़्यादा सज़ा हम लोग इसको दे दें ताकि ये वैलिड रहे। ठीक है, मीन्स अगर मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली, ठीक, आपका फ़ोन कोई चोरी कर ले रहा है, अब आप इसको फांसी की सज़ा सुना दे रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला जाता है कि जो जैसा क्राइम कर रहा है उस क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में उसको कितनी सज़ा देनी है, कोर्ट को ये डिसाइड करना चाहिए। और अगर कोई रियरेस्ट ऑफ द रेयर है, मीन्स ज़्यादा हीनस क्राइम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीनस क्राइम है, तो आप उसको डेथ सेंटेंस भी सुना सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा बच्चन सिंह का केस। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या कहा गया कि ये केस क्या था, जिसको हम लोग डेथ पेनल्टी केस भी कहते हैं, ठीक है, डेथ पेनल्टी केस भी कहते हैं। इसमें कहा गया था कि क्या डेथ पेनल्टी जो है वो आर्टिकल 21 का वायलेशन करती है। तो आर्टिकल 21 हमारा बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, तो हमें जीने का अधिकार है, तो क्या ये इसका वायलेशन करता है। तो कोर्ट ने कहा था कि जैसे जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, या मीन्स जो क्राइम की सज़ा सुनाई जाती है आर्टिकल 302 के तहत या 354 के तहत सीआरपीसी और ये आईपीसी, ठीक है, हमारे यहाँ फ्रेंड बहुत सारे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक क्राइम को जो है एक्सप्लेन नहीं करता था कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या सज़ा सुनाई जाएगी। इसलिए आईपीसी भी है, सीआरपीसी भी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड बोलते हैं। ठीक, आईपीसी तो फ्रेंड 1860 के आसपास से है, तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंस जो है वो ब्रिटिशर्स का ही होगा इसमें। ठीक, तो हम लोग जो डेथ पेनल्टी है, जहाँ से जैसे 1860 से आईपीसी चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, अब 1860 से ये आईपीसी चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी ये मीन्स इसमें ब्रिटिशर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन अभी यूके में जो है ऐसा कुछ प्रोविज़न अब वहाँ पे नहीं रहा, तो हमारे यहाँ अभी ये क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि नहीं, आपका ये वायलेट नहीं करता है, डेथ पेनल्टी जो आप कोर्ट सुनाता है, सज़ा डेथ पेनल्टी देता है, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता है। ठीक है,
और इसने आर्टिकल 302 आईपीसी को अपहेल्ड किया था। लेकिन यहाँ पे इसने बोला था कि यहाँ पे जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है ये एक रूल है, लेकिन जो डेथ पेनल्टी दी जाती है ये एक एक्सेप्शन है। ये बहुत अच्छी बात बोली गई कि आप अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को सज़ा सुनाते हो तो ये एक रूल है, लेकिन अगर डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना देते हो तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक, फिर कोर्ट ने आगे बोला कि अगर कोर्ट इस बात से सहमत हो जाता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, मीन्स ये इतना ज़्यादा हीनस है जिसके लिए आपको केवल डेथ पेनल्टी देकर ही इस केस की जो है वो क्षति पूरी की जा सकती है, तो फिर उस केसेस में कोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी का सेंटेंस सुना सकता है। ठीक, तो ऐसे में इस केस में भी यही हुआ। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपने सज़ा सुना दी, कोई बात नहीं है, लेकिन कई बातों का ध्यान नहीं रखा गया, इस बात का दुख है। पहली बात क्या बोली गई कि कोर्ट ने ओरली कन्विक्ट किया। ठीक, इसमें से जैसे इसमें 38 लोगों को सज़ा सुनाई गई, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया, तो अब कोर्ट ने इनका ग्रुप में ही बता दिया कि आप लोगों को इसमें से 11 लोगों को दे दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा। अब बता दिया 49 टोटल थे फ्रेंड, तो 38 को दे दी फांसी की सज़ा और 11 को दे दिया, और 11 लोगों को दे दिया क्या, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो 38 लोगों को जिसको फांसी की सज़ा दी, कोर्ट ने इकट्ठे बता दिया कि आप 38 लोग कन्विक्ट पाए गए हो और आप लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जबकि राइटर बोल रहे हैं कि ऐसा करना सही नहीं है। मान लीजिए इन 38 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसने कोई बहुत ज़्यादा गलत ना किया हो, केवल इसमें इन्वॉल्व हो कहीं ना कहीं, लेकिन उसने खुद जो है ये सारी प्लानिंग, ये सारी बॉम्बिंग वगैरह ना की हो, तो उसके लिए कोर्ट ने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो राइटर बोल रहे हैं कि जब हम लोगों को एक प्रॉपर जो अभी जजमेंट निकल के आया है, एक तो गुजराती लैंग्वेज में है, ठीक है, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो ये डिसीजन सुनाया गया उसका जो लिंक है वो भी अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या बोल रहे हैं राइटर कि इन 38 का अगर आप अलग अलग बताते कि हाँ ये आप इसमें इन्वॉल्व थे इसलिए आपको फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है, ये आप इस चीज़ में इन्वॉल्व थे इसलिए आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो इस तरीके से एक अच्छे मैनर में हम लोग इसको लेके चल पाते। हालांकि जो कोर्ट ने इकट्ठे सुना दिया है कि इंडिविजुअल के राइट का ये वायलेशन है, ऐसा जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात राइटर क्या बोल रहे हैं, दूसरी बात राइटर बोल कि जब सज़ा सुना दी गई तो हम लोगों को मिटिगेशन प्ली करना चाहिए था। ठीक है, तो जिसमें ये देखा जाता, इसमें क्या देखा जाता है फ्रेंड, इसमें देखा जाता है, वन सेकेंड, इसमें क्या देखा जाता है कि सच में जो आदमी जिसने ये गुनाह किया है, ठीक, या कोई क्राइम कर दिया है, क्या ये आदमी क्रिकेट खेलता है, क्या इसके नेबर्स भी ऐसे हैं, क्या ये जब किसी मतलब ये जो है जब किसी को इफ़ेक्ट करता है या किसी को चोट पहुंचाता है तो इसको दुख होता है, या बाद में इसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, या इसके अंदर ह्यूमैनिटी है। तो एक ह्यूमैनिटी टेस्ट करना चाहिए, फिर दोनों को रिलेट करना चाहिए, जो एविडेंस इसके खिलाफ निकल कर आए हैं और जो ह्यूमैनिटी इसमें दिखाई देती है, दोनों को रिलेट करना चाहिए, फिर कोई सज़ा सुनानी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली गई, तो मुझे बहुत पसंद आई फ्रेंड कि अगर कोर्ट किसी के खिलाफ अगर इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके, मीन्स एक बहुत ही फेमस कोट भी हमारे यहाँ बोला जाता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भी मासूम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली जाती है कि अगर 100 गुनहगार छूट जाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भी इनोसेंट को हम लोग अगर सज़ा सुना देते हैं तो फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमने जो इतना सारा नियम लॉ वगैरह बना रखा है, सब धरी की धरी रह जाती हैं जब हमारा किसी निर्दोष के खिलाफ ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई थी। यहाँ पे फ्रेंड क्या बोला गया है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ब्राह्मण्स, एससी एसटी, ये सारे कास्ट वगैरह डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हालांकि सिर्फ यही बोलूँगा कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में बात की गई है, और ये बात की गई है कि लोगों के पास जब कोविड आ गया तो पैसे की कमी होने के नाते लोग जितना मात्रा में पहले खाना वगैरह कंज्यूम करते थे वो नहीं करते थे। हालांकि कुछ लोगों द्वारा होर्डिंग की जाने लगी, मीन्स इकट्ठा किए जाने लगा, भंडारण किया जाने लगा, ठीक है, ताकि वो लोग डर की वजह से करने लगे ताकि कमी ना पड़ जाए देश में। तो ऐसे में उन लोगों के पास पैसा था तभी वो लोग होर्डिंग करने लगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था वो खाने के लिए भी परेशान थे। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। अब चलिए अपने न्यूज़ पोर्शन वाले पे बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो मीन्स जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि खार्किव में अभी हमला हो रहा है रसिया द्वारा, यूक्रेन में है खार्किव,
तो यहाँ पे जो हमले हो रहे हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा बोला जा रहा है, इंडियंस के द्वारा बोला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी खार्किव छोड़ो और जल्दी से जल्दी बॉर्डर तक पहुँचो ताकि हम आप लोगों को बचा सकें। अभी जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही डिस्कस किया, यूएन जनरल असेंबली ने, इंडिया ने अपने आप को अब्सटेन कर लिया है वोटिंग करने से, ठीक है। इंडिया ने अब्सटेन कर लिया अपने आप को वोटिंग करने से। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है फ्रेंड कि अभी जो है 101, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि 193 मेंबर्स हैं जनरल असेंबली में, तो इसमें से 141 जो हैं इन लोगों ने रसिया के अपोज में वोट डाला, 5 लोगों ने रसिया के सपोर्ट में वोट डाला और जो 35 लोग हुए इन लोगों ने अपने आप को अब्सटेन कर लिया वोटिंग से। तो ये था पूरा फंडा जो कि हम लोग इतने दिन से डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा। तो इंडिया इन्हीं में से एक है। इंडिया ने अपने आप को वोटिंग करने से अब्सटेन कर लिया है। फिर से इंडिया इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहता है क्योंकि रसिया हमारा बहुत ही पुराना मित्र है। जब 1971 का वार हुआ था तो हम लोगों की तरफ जब पाकिस्तान ने हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की तो यहाँ पे हम लोगों का अपोज यूएसए ने किया था। जब यूएसए ने अपने जो जहाज़ थी वो सी में ला के बैठा दिया तो हम लोगों का रसिया ने ही बैक दिया कि अगर तुम आ गए हो तो हम भी इंडिया की मदद करने आ रहे हैं। तो इस तरीके से रसिया ने हमारा सपोर्ट किया था। तो उसी चीज़ का जो एहसान है हम लोग आज भी नहीं चुका पाते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा रसिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन 5 कंट्रीज़ में से जो एक कंट्री है फ्रेंड वो थी बेलारूस। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे जो है यूएसए ने इस पे सैंक्शन लगा दिए हैं फिर से, क्योंकि ये रसिया की खुलेआम मदद कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो यूएसए ने इस पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये फ्रेंड पाकिस्तान में कुछ जैन का जो मीन्स श्राइन वगैरह थी उसको रीस्टोर करने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ के। तो यहाँ पे जैन के द्वारा परमिशन मांगा जा रहा है कि हम लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये आप देख सकते हो क्या मुद्दा बना हुआ है। तो एक तो फ्रेंड आप लोग सबसे ध्यान में रखना समी। समी ये यूक्रेन में है। यहाँ की जो रेल ट्रैक्स हैं, रोड वगैरह हैं, यहाँ पे ब्लास्ट की वजह से, रसिया बगल में ही है तो ब्लास्ट की वजह से सारे कुछ ख़राब हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जो लोग समी में हैं इनके लिए क्या क्या बात की जा रही है इंडिया में, जो इंडियन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हैं ये लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोग किसी तरीके से मोल्दोवा या फिर हंगरी, ठीक है, या फिर रोमानिया या फिर पोलैंड में पहुँचो, क्योंकि हमारे जैसा हमने डिस्कस किया है 4 मिनिस्टर्स यहाँ पे गए हुए हैं और हमारे यहाँ के लोगों को लाने की बात की जा रही है, ठीक है। हमारे यहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी अगर आना चाहते हैं तो इंडियंस उन्हें लाने का काम करेंगे, क्योंकि यही हमारी पहचान है, ठीक है, कि हम लोग मतलब बुरी स्थिति में भी दूसरे लोगों का साथ देते हैं। तो ये फ्रेंड जो समी है, ठीक, इसके बारे में बात की जा रही है कि यहाँ का जो रोड वगैरह टूट गया है तो अब हम लोग कैसे पहुँचेंगे। तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा और रसिया के प्रेसिडेंट द्वारा व्लादिमीर पुतिन जी के बीच में बातचीत हुई है। तो अब देखिए आगे क्या सिचुएशन अराइज होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे का न्यूज़ आएगा। तो ये फ्रेंड कल एक स्टूडेंट हमारे यहाँ का जो यूक्रेन में रहते थे इनकी जान चली गई है। तो ये ग्रोसरी शॉप पे खड़े हुए थे लाइन में लग के, तभी एक अटैक हुआ रसिया द्वारा यूक्रेन पे और उसमें इनकी जान चली गई। तो यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये इनके बारे में मतलब इनके लिए कैंडल वगैरह जलाई है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जैसा कि हमने बहुत दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें जो है केरला हाई कोर्ट ने एक मतलब न्यूज़ चैनल था, आप बोल सकते हो एक टीवी चैनल था मीडिया वन के नाम से, तो इसको होम मिनिस्ट्री ने इसके लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया था। बोला था नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और इसी के बेसिस पे केरला हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि जब होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी मना करके रखा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है तो हम लोग कैसे अलाउ कर सकते हैं, नहीं होगा। कुछ प्ली जो आपने दाखिल किया है ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। तो अब ये लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है उसको, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं फ्रेंड इस समय यूक्रेन में वहाँ पे बात की जा रही है कि भाई साहब आप लोग जल्दी से जल्दी छोड़ के आओ, और हमारे यहाँ के लोग तो मदद कर ही रहे हैं। जैसा कि अभी इंडियन एयरफोर्स द्वारा 4 जो है C-17 एयरक्राफ्ट, जो कि बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट माना जाता है, इसको भेज दिया गया है। कहाँ कहाँ पे, रोमानिया, पोलैंड और हमने जो डिस्कस किया था स्लोवाकिया में, वहाँ सब पे, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है जो कि अभी इंडियन स्टूडेंट्स की या इंडियंस की जान गई है उसका जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं मॉस्को वाले, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड एक सर्वे हुआ है उसमें कहा गया है कि 10 में से 9 इंडियंस ऐसा सोचते हैं कि जो वाइफ होती हैं उनको हस्बैंड की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये खैर हमारे यहाँ की, जैसा कि आपको पता है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, तो ऐसा सोचना लोगों में जायज़ है, मीन्स लोग ऐसा सोचते हैं, ये रिपोर्ट सही भी है।
क्योंकि मैं भी एक विलेज में रहता हूँ, मुझे भी पता है कि हाँ सिचुएशन कैसा है इस समय। लेकिन मैं आपसे बताऊँ फ्रेंड, क्या होता है कि जब दो लाइफ पार्टनर ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ निभाने और साथ रहने का वचन देते हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो लड़की होती है वो अपना घर छोड़ के आती है, ठीक है। हमारे यहाँ का ऐसा कुछ लॉ है, ऐसा कुछ नियम है, ठीक है। तो लड़की जब आपके यहाँ अपने घर को छोड़ के आई है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका पूरा ख्याल रखो। आप उसको, अगर वो आपका जो डिसीज़न है उसको ओबे करने ही केवल आई है, उसका केवल पालन करने ही आई है, तो क्या होगा कि वो एक सर्वेंट तो है नहीं आपकी, ठीक है, जो आपके डिसीजन का, सभी डिसीजन का पालन करेगी, ठीक है। आपकी वो सर्वेंट नहीं है, आपकी वो लाइफ पार्टनर है। तो आप इस तरीके से देखो, ना कि ये चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। ये फ्रेंड बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वेब जो है कोविड की, वो कब आएगी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि जो आईआईटी कानपुर है, इसने बताया है, क्या बताया है कि जून तक हो सकता है कि जो फोर्थ वेव है वो आ जाए कोविड की। तो आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। यहाँ पे फ्रेंड 5G को किस तरीके से लेके चलना है इसके बारे में बात की जा रही है। और क्वाड में जो है इंडिया एक नेचुरल लीडर है, इसके बारे में बात की गई है। अभी फ्रेंड कुछ दिनों पहले एक वकील थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि क्या वैक्सीन ना लेना ये एक इंडिविजुअल का राइट है, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल के राइट का वायलेशन नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा कि उसे, वो अपने हेल्थ कैसा चाहता है, वो खुद वैक्सीन लेना चाहता है या नहीं। तो उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से कि क्या कोई वैक्सीन ना लेने से मना भी कर सकता है, ठीक है। यूक्रेनियंस कीप ऑन, अब ये खेरसाओं में भी अटैक वगैरह हो रहे हैं फ्रेंड, तो ये नेचुरल है, अभी ये होता रहेगा। हालांकि जितना जल्दी हम लोगों ने सोचा था कि ख़त्म हो जाएगा वार, ख़त्म नहीं हो रहा है, और थर्ड वर्ल्ड वार की कंडीशन जो है वो बनी हुई है, ठीक है। ये फ्रेंड जो अभी जैसे हमारे यहाँ के कुछ, एक बच्चे की जान गई, ठीक है, और भी एक बच्चे की जान गई थी फ्रेंड, वहाँ पे उसको अटैक आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अभी चाइना भी कंसर्न जता रहा है अपने यहाँ के सिविलियंस के बारे में। यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइडेन साहब की इस वार की वजह से जो यूएस में इन्फ्लेशन है उसके बारे में। यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट फिर से हो गया है। तो ट्रेड डिफिसिट क्या होता है फ्रेंड, कि जब हमारा जो बजट है, जो इनकम है, वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए, ठीक, हमारे खर्चे से, मीन्स जो है हमारा इनकम कम रहे और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, खर्चा ज़्यादा हो, पैसा कम आए, तो इसी को डेफिसिट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको ट्रेड के कंटेक्स्ट में समझेंगे तो क्या होगा कि जब हमारा जो है इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाए, ठीक, इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाए और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाए। यहाँ पे आप कर लो एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप कर लो इंपोर्ट, ठीक, इंपोर्ट बढ़ जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए तो ये ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बढ़ गई है क्योंकि इंपोर्ट फिर से बढ़ गया है, ठीक है। यूएस ने बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया। यहाँ पे फ्रेंड क्या हुआ है, एक परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं पीएमआई को, ठीक है। ये 54 पॉइंट जो है 54.9 हो गया है। हालांकि जैसे ये 50 से ऊपर होता है, इसको माना जाता है कि ये खतरे की निशानी है। तो ये 54.9 हो गया है। इसके बारे में आपको अलग से या फिर किसी दिन आर्टिकल आएगा तो डिस्कस कर लिया जाएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड क्या बात की जा रही है कि रुपी हमारी जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है यूक्रेन में वार की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ऑयल वगैरह प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ थी। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने इसलिए ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में आया था, मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दूंगा क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस करके रखा है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, उसी के बारे में ये भी आर्टिकल्स है। तो सेमीकंडक्टर पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो जब से कोविड आया, तो जब सेमीकंडक्टर हमारे कंट्री में आना बंद हो गया, इसके सप्लाई में जब चेंज आया, तो हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिली। जैसे अब हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, चाहे वो फ्लाइट हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, ठीक है, या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो। तो सभी चीज़ों में जब सेमीकंडक्टर का सप्लाई शॉर्टेज हुआ तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें आई। तो अब हम लोग खुद बनाने की बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है फ्रेंड, एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है फ्रेंड, जो ये कंडक्टिंग बैंड होता है और जो ये बैलेंस बैंड होता है, इन दोनों के बीच का जब गैप ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से इसको हम लोग बोल देते हैं इंसुलेटर। मीन्स ऐसा कोई चीज़ जिसके थ्रू आप अगर इलेक्ट्रिसिटी छूते हो तो आपको करंट ना लगे, तो इसको इंसुलेटर बोलते हो, अगर सिंपल भाषा में समझो आप तो।
और कंडक्टर जो होता है इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो अगर आप बोलो कि अगर जिसे छूने पर करंट लग जाए तो ऐसा आप बोलोगे, इसको कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर में जो ये गैप होगा ये थोड़ा कम होगा, ठीक, मीन्स हल्का फुल्का जा पाएंगे, ठीक, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा, हल्का फुल्का जा पाएंगे। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स हल्का फुल्का मूव कर पाएंगे कंडक्टिंग बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, तो इसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये था फ्रेंड। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।